करें क्योंकि रीजन जो आपका लेबर लॉ मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 है, FILLB जो 3 ईयर LLB का सेमेस्टर 1 और TYLLB सेमेस्टर 5 ईयर BLLB मुंबई यूनिवर्सिटी का जो न्यू पैटर्न है 75-25 पैटर्न और न्यू सिलेबस के अनुसार। जैसे आपको सबको पता है कि जो सिलेबस है इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेड यूनियंस, पहले जो लेबर लॉ हुआ करता था वो सेमेस्टर 1 में ही हुआ करता था। अब वो सेमेस्टर 1 और फाइनल सेमेस्टर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और आपके जो नया इंडस्ट्रियल कोड है जो 2020 वो आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और ये मॉड्यूल 1 में हम उसको डिटेल में देखेंगे। मॉड्यूल 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्री स्टैंडिंग ऑर्डर मैकेनिज्म, वर्कमैन। उसी तरह से जो मॉड्यूल 3 आपका कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक, लॉकआउट, लेमेंट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, एनालिसिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीरिक्विजिट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये सब में जनरली जो आपको जो न्यू कोड और ओल्ड जो लॉ है दोनों को रिफर करके आपको लिखना होता है। वेजेस कोड जो 2020 है ये आपको पूरा जो नया वाला वेज कोड आया है 2019-2020 उसके हिसाब से आपको ये लिखना होता है। तो इस हिसाब से हम ये पूरा देखने वाले हैं। आइए देखते हैं जो सजेस्टेड बुक आप लोगों के लिए कहा गया था वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और बैर एक्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 नया वाला आया है और बैर एक्ट कोड 2020। हम क्विकली सारी चीजें देखते हैं और आपका जब ये क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं तो आपको पता चलता है जो अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी जो आया था 75-25 पैटर्न का, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जैसे आपको पता है कि 8 क्वेश्चन होते हैं, एनी 2 करने होते हैं। इसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एनी 2 रिलेवेंट पॉइंट और अगर डेफिनेशन है तो या तो 2 एग्जाम्पल्स आप इसके लिखते हैं, तो 2 to 3 पॉइंट्स आपने इसमें लिखने होते हैं टोटल। और ये आपको जो है कि टोटल ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं। शॉर्ट नोट्स होता है, एनी 2 करना होता है टोटल 4 में से बहुत बार वो 5 भी देते हैं। तो ये एनी 2 जब आप करते हो इसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक अच्छे 12 to 15 पॉइंट्स आप जो है कि इस पे आपको लिखना रिलीवेंट लीगल पॉइंट्स आपको लिखना होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ले ऑफ हो गया, ट्रिपल टेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ILO हो गया, और प्रिंसिपल ऑफ लास्ट गो फर्स्ट प्रिंसिपल जो रिट्रेचमेंट वगैरह का है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। जैसे सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं एनी 2 आपको 3 क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं जनरली, और इसमें भी आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि आप एनालिटिकल वे में उसका रीजनिंग करें। और उसके बाद आपको जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है एनी 3 13 मार्क्स के, इसमें भी एनी 3 आपको करने होते हैं। और इसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जो है 20 to 25 गुड रिलीवेंट पॉइंट, जैसे केस लॉ वगैरह बहुत थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आप 20 to 25 एनी गुड पॉइंट्स आप लिखे, जिससे कि इसमें 13 में से 9, 10, 11 मार्क्स आपको मिल जाए। ये देखते हैं मॉड्यूल 1 जो हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉर्मेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स एंड लीगल इम्पीडिमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अभी तक का जो हिस्ट्री है जो लॉ का, उसके बारे में है ये जो मॉड्यूल 1 है। बाद में इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको बोलते हैं, इस पर फिक्स क्वेश्चन हमेशा आया है हर एग्जाम में, तो इस बार भी आने की संभावना है। उसी तरह से ट्रेड यूनियन के जो डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन के बारे में वो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। और इम्यूनिटीज होती है जो ट्रेड डिस्प्यूट में जो अंदर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है उसके अंदर जो इसमें जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी आपको मिलती है जो उसके बारे में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, द हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स अँड लीगल इम्पिडिमेंट्स। कामगार संघटनाच्या संस्थापनाचे ऐतिहासिक कारणे आणि कायदेशीर अडथळे काय काय होती ते आपण ह्याच्यामध्ये आपण बघू, हम लोग देखने वाले हैं। तो हिस्टोरिकल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स में अगर आप देखते हो तो एमर्जेंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस इन इंडिया वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड इट्स लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको जैसे पता है स्पेशली इंडस्ट्रियल हब्स लाइक बॉम्बे, मुंबई, हार्श लेबर कंडीशन था कंबाइंड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल मूवमेंट और फ्यूल्ड विद द राइज ऑफ द वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस। के की रीजंस जो थे, एक्सप्लॉइटेटिव वर्किंग कंडीशन जैसे अनसेफ एनवायरनमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी वेयर प्रिवेलेंट इन इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल या रेलवे और प्लांटेशन। इस तरह की चीजों में अनसेफ एनवायरमेंट कंडीशंस थी जिसके लिए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स बहुत हो रहे थे। और माइग्रेंट वर्कर्स वर पार्टिकुलरली वल्नरेबल फेसिंग एलियनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। जो माइग्रेंट वर्कर थे उनकी ज्यादा हो रही थी। ये सब के रीजन के कारण जो है कि लेबर लॉ कोई करना, जैसे लीडर महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने एनकरेज किया कि वर्कर सॉलिडेरिटी वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हाईलाइट द पीरियड, क्योंकि आपको जो मॉड्यूल 1 है उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसका हिस्ट्री भी जानना आपको जरूरी है। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली जो यूनियन है 19th सेंचुरी में, द फॉर्मेशन ऑफ जैसे मुंबई में जो गिरनी कामगार यूनियन है इसकी स्थापना, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जो एस्टेब्लिश हुआ 1920 में अंडर यूनिफाइड लेबर एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी जैसे ILO 1919 में बनी तो उसका भी जो पुश इसमें हुआ था, और वर्ल्ड वार 1 के बाद ये और ग्रो कर गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉलोनियल एरा जो थी, जो ब्रिटिश वाला एरिया था, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लॉ IPC में जो कैटेगराइज द यूनियन एक्टिविटी कॉन्स्पिरेसी लिमिटेड देयर इफेक्टिव
और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस जैसे 1929 का एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, तो रिस्ट्रिक्टेड स्ट्राइक्स एंड मैंडेट नोटिस पीरियड फॉर इंडस्ट्रियल एक्शंस इन एसेंशियल सर्विसेज। तो इस सब चीज़ों की वजह से जो है कि कॉम्बिनेशन ये सब इम्पीडिमेंट्स या फिर उसमें जो अड़चन या अड़चना आने लगी थी। नो लीगल रिकॉग्निशन था द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यूनियन लैक्ड लीगल स्टेटस एंड देयर एक्टिविटीज वर ऑफन डीम्ड इलीगल। तो कोई भी ट्रेड यूनियन का एक्ट है उसको इलीगल बता दिया जाता था, और स्ट्राइक और इस पे भी जो है कि द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। आईपीसी में भी उस तरह के चीज़ों का प्रावधान था कि उनको पनिशमेंट उस समय होती थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद चेंजेस आया, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन बट इम्पोज कंडीशन ऑन यूनियन रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट आया 1946 जो महाराष्ट्र का, और चेंज इसके बाद इम्प्लीमेंट है। उसके बाद मॉडर्न रिफॉर्म अगर आप देखते हो तो अपना जो 3 एक्ट आए, उसके बाद अभी जो नया है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में उसकी बेसिक आपको जानकारी उसकी रहनी जरूरी है। तो कंसल्टेड प्रीवियस लॉ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एम्स ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो आपको अगर इसका हिस्ट्री देखते हैं तो 1857 में फर्स्ट बार इंडिपेंडेंट हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गई। उसके बाद 1860 में आईपीसी फैक्ट्रीज एक्ट आया 1891 में। जो रेड में दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसको रेड में किया गया। जैसे 1990 का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ इंस्पायर्ड रिफॉर्म्स ऑफ द लेबर लॉज एंड स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस इंडियन लेबर मूवमेंट। उसके बाद 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट जो है आपके जो सिलेबस में ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू द ट्रेड यूनियंस फॉर्मलाइज्ड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड लिमिटेशन प्रोटेक्शन फॉर द यूनियन एक्टिविटीज। 1926 के बाद जो आपका 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो आपका आ रहा है, वो भी चीजें इसके अंदर जो आपको पूछी जाती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट फोकसिंग ऑन द डिस्प्यूट्स एंड सच अदर केसेस व्हिच हैपेंड एट दैट टाइम, इस पर भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। उसी तरह से अगर देखते हैं 2020 का जो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कंसोलिडेट किया, जो मॉडर्नाइज किया लेबर लॉ को, ट्रेड को, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ये चीजें हैं, वो हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये कि लॉ है कंबाइंड सिंप्लीफाइड किया गया 3 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को, जैसे आपके ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम्स में डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 लेज डाउन रूल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंडीशंस। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तो ये तीनों को जो है कोड को इन्होंने मर्ज करके एक नया कोड बना दिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आप जिसको कहते हैं। इसमें टोटल 104 सेक्शंस है और इस कोड में टोटल, और इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, और इसमें 3 शेड्यूल्स हैं कि जो इसके बारे में बात करती है। जैसे शेड्यूल 1 स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोविजंस बताता है, तो शेड्यूल 2 जो है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसके बारे में बताता है। तो इस तरह के प्रोविजंस उसमें दिए हुए थे। जैसे इसमें ये डिवाइडेड जो 104 सेक्शंस है कि रूल्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, स्टैंडिंग ऑर्डर, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अभी तक एग्जाम में देखा जा रहा है जो क्वेश्चन पेपर आपको ये एक्ट के ऊपर भी आ रहे हैं, और उसके साथ आपको लास्ट में अगर आप ये भी लिखते हैं कि इसके प्रोविजंस जो दिए हुए हैं इस जो नए वाले कोड में, तो आपको इजी हो जाता है और वो अच्छा रहता है। तो स्कोप अब अगर आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो कि आपको मैं फटाफट बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कमिटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल हो गया। तो ये जो स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी इसकी जो पूरी दिखाता है कि ये क्या है ये नए वाले कोड की। तो प्रिपरेशन इंप्लीमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, या तो रेसोल्यूशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में, जो भी चीजें इन तीनों में आती है वो तीनों को कंसल्टेट करके सच में तो इसमें रख दिया गया है, वही उसका स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है। अभी तक ये कानून लेकिन लागू नहीं हुआ। इसका जो ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं, क्यू ऑब्जेक्टिव, ये इसका रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर राइट को, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड डिफाइन देयर राइट क्लियरली। इसी तरह से ये इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी, प्रोवाइड मैकेनिज्म टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट पीसफुली, ये करने की कोशिश करता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, जैसे कंसोलिडेट मल्टीपल लॉस इनटू वन फॉर इजी कंप्लायंस, ये करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ऑफ द बिजनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, ये करने की कोशिश करता है। इसमें की डेफिनेशन दी हो, जैसे इंडस्ट्री की एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स फॉर प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट सोवरेन फंक्शंस, ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन इसके अंदर ये बताता है। उसके तरह एम्प्लॉयर को बोलता है कि पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग फैक्ट्री मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड गवर्नमेंट बॉडीज आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में बोलता है कि पर्सन वर्किंग और हायर रिवार्ड एंड परफॉर्म स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, क्लरिकल वर्क एक्सक्लूडिंग आर्म फोर्स पर्सनल आर विल बी टर्म्ड एज एम्प्लॉय फॉर दिस कोड।
और वर्कर एज पर दिस कोड अ पर्सन इंगेज इन इंडस्ट्रियल वर्क एक्सेप्ट मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और अर्निंग अबव ₹18,000 पर मंथ इज अ वर्कर। अ पर्सन जो इंगेज करता है इंडस्ट्रियल वर्क में एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है कि अगर वो मैनेजरियल वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, 18,000 से ऊपर कमाता है तो वर्कर की श्रेणी में नहीं आएगा। ट्रेड यूनियन जो है इसमें ग्रुप फॉर्म टू रिप्रेजेंट वर्कर इन नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉइज इज कॉल्ड एज अ ट्रेड यूनियन। रिट्रेचमेंट, termination of worker job excluding voluntary retirement और contract expiry। स्टैंडिंग ऑर्डर उसी तरह से वर्कप्लेस रूल्स रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसमें जैसे हायरिंग वर्कर्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विद बेनिफिट इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉय। उसी तरह से वर्कर रीस्किल्ड फंड जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्रोवाइडिंग टू रिट्रेंच्ड वर्कर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें के प्रोविजन इसमें दिए हुए थे। की प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में जो है कि वर्क कमिटी में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 100 और मोर वर्कर्स मस्ट फॉर्म अ कमिटी टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स। उसी तरह से ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी जो है इसमें कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 20 और मोर वर्कर्स ग्रीवेंस कमिटी टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन में एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए, और यूनियन मस्ट हैव एटलीस्ट 10% और 100 वर्कर विच एवर इज लेस, उसके अंदर वो होने चाहिए। तो 7 मेंबर होने कंपलसरी है यूनियन में, और 10% या फिर 100 वर्कर विच एवर इज लेस। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस गेट द लीगल स्टेटस टू रिप्रेजेंट द वर्कर, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएशन द ट्रेड यूनियन, और जो हम लोग इसके कोड है उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इफ ओनली वन ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट इट रिकॉग्नाइजेस फॉर नेगोशिएशन। इफ मल्टीपल ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट द वन ऑफ द फर्स्ट 50% सपोर्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वर्कप्लेस रूल का कि इंडस्ट्रीज विद 100 और मोर वर्कर्स मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर कवरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, जैसे परमानेंट है, टेम्पररी है, वर्क आवर्स, लीव पॉलिसी, हॉलीडे, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपको आते हैं जैसे मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 में हम जब पढ़ेंगे तो हम जो स्टैंडिंग ऑर्डर के जो पुराने कोड थे उसको भी एक्ट थे उसको भी हम रिफर करते हैं, प्लस ये नए कोड में इसके जो छोटे छोटे प्रोविजन है वो आपको उसमें लिखना होता है एग्जाम में। लेकिन अभी तक क्वेश्चन पेपर में देखा जा रहा है कि पुराने ही एक्ट अभी भी वो पूछ रहे हैं। तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट जैसे वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड 14 डे एडवांस नोटिस बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक कैन नॉट बिगिन बिफोर द नोटिस पीरियड एक्सपायर्स, एन एम्प्लॉय कैन नॉट डिक्लेयर वर्क लॉकआउट्स एंड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। सर्टेन सर्विसेज जैसे कंडीशन के देते हैं एम्प्लॉयर मस्ट नोटिफाई वर्कर्स बिफोर चेंजिंग वेजेस वर्किंग आवर्स एंड द जॉब ड्यूटीज। रिट्रेंचमेंट देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स का तो 3 मंथ नोटिस देना कंपलसरी है। उसके तहत रिट्रेंचमेंट वर्कर्स शुड बी री एम्प्लॉयड प्रायोरिटी फॉर द हायरिंग डिसीजन विद इन द ईयर। ले ऑफ के लिए उसमें जैसे इंडस्ट्री के 50 और 300 वर्कर मस्ट पे 50% ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द ले ऑफ एंड गेट गवर्नमेंट अप्रूवल इफ दे हैव ओवर 300 वर्कर बिफोर लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज। इससे क्लोजर शटिंग डाउन ऑफ बिजनेस जो है तो एम्प्लॉयर गिव्स अ 60 days नोटिस एंड वर्कर्स फॉर 1 year सर्विस रिसीव कंपनसेशन। इसके एक्सेप्शन भी है जैसे गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट न्यू बिजनेस इन द रूल्स ऑफ द प्रोविजन। इसके अगर कोई वायलेट करता है जैसे इलीगल रिट्रेंचमेंट वगैरह करता है तो उसको 1 लाख तक की 1 लाख से 10 लाख तक की फाइन। उसी तरह इलीगल स्ट्राइक अगर करता है तो उसको भी 1000 से 10,000 या 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट के इसमें प्रोविजन इस कोड में दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में फेलियर टू रजिस्टर स्टैंडिंग ऑर्डर 50,000 से 2 लाख तक का फाइन है, और वायलेट करता है अगर कोई ग्रीवेंस रिड्यूसल रूल को तो 10,000 से 50,000 का फाइन। उसी तरह से कई चेंजेस अगर हम देखते हैं तो रिट्रेंचमेंट अप्रूवल पहले लिमिट जो 100 वर्कर का था अब उसको इंक्रीज करके 300 वर्कर फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया गया है। और उसी तरह से पहले एडवांस नोटिस रिक्वायर नहीं था कि स्ट्राइक के लिए, अभी लेकिन 14 डेज नोटिस एक कंपलसरी न्यू कोड में इसको कर दिया गया है। नो स्केलिंग फंड फॉर वर्कर्स इसमें पहले वाले लॉ में था, अब न्यू फंड इंट्रोड्यूस लेड ऑफ वर्कर के लिए जिसको आप रीस्किल्ड वर्कर आप बोलते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाइड मल्टीपल लॉ को करता है, बैलेंस करता है राइट को, और दो तीनों एक्ट में अलग अलग प्रोविजन थे तो इसको मर्ज कर दिया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में। तो इंप्रूव करता है वर्कर के वेलफेयर को और बोस्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इसके चैलेंजेस जो है कि जैसे स्टिकल स्ट्राइक रेगुलेशन है 14 डेज नोटिस रूल में रिड्यूस वर्कर्स बार्गेनिंग पावर, या हायर रिट्रेंचमेंट थ्रेशोल्ड जैसे मेक इट इजियर फॉर द बिजनेस टू फायर वर्कर्स। इम्प्लीमेंटेशन डिले तो रूल आर येट टू बी एनफोर्स कॉजिंग अनसर्टेनिटी। तो इसका जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन है इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अब तक नहीं हुआ है कि आज के तारीख तक, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हर्डल माना जाता है। तो ये हमने देखा हिस्टोरिकल विजन मॉड्यूल 1 में कि वो क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज ऑफ वर्कर्स एंड लीगल इम्पेडिमेंट्स उसके अड़चन हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के थ्रू देखा। अब हम देखते हैं आईएलओ और इसका इन्फ्लुएंस जो क्या है ब्रिंगिंग चेंजेस इन नेशनल लेजिस्लेशन, और उसके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेशन ऑल्सो हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ट्रेड यूनियन देखेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी देखेंगे, और उसके प्रोविजन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या हमने वो थोड़ा देख लिया, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन, उसका इम्यूनिटी अंडर ट्रेड डिस्प्यूट, क्रिमिनल एंड सिविल। इतना ही आपके सिलेबस में मॉड्यूल 1 में है। उसके बाद मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 हम देखेंगे, और मॉड्यूल 4 जो आपका वेज कोड है, इंडस्ट्रियल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो इट्स इन्फ्लुएंस इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन नेशनल लेजिस्लेशन। ये जो आईएलओ है जनरली 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद आया था। आईएलओ फॉर्मेशंस इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस विच मेंबर स्टेट्स आर एनकरेज टू रेटिफाई इम्प्लीमेंट, ये इसके अंदर करने की कोशिश करता है। अगर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस देखे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में बोलती है कि नेशनल लेजिस्लेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, या आईएलओ पे आपको शॉर्ट नोट आता है तो एनी 10 और 15 पॉइंट्स आपको लिखना है। जैसे कि 1919 में आया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद, इसके बाद इसको इंडिया में इसके इन्फ्लुएंस क्या क्या हुआ, महाराष्ट्र में इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ ये बनाने में की पार्टिसिपेशन, जैसे इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, या फिर चाइल्ड लेबर को उन्होंने खत्म किया, या फिर इक्वालिटी लाने की कोशिश की, सोशल जस्टिस, या फिर डिसेंट वर्क कल्चर कैसे होगा, या वेलफेयर ऑफ द वर्कर कैसे होगा, ये सारे जो प्रोविजंस आईएलओ ने किए वो आपको लिखना होता है इसमें। तो फाउंडिंग ऑफ द मेंबरशिप ग्लोबल, जैसे कि इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ इन 1919, जब वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था जो उस समय, लेकिन वो दैट वाज द फाउंडिंग मेंबर करके उसको फाउंडिंग मेंबर अभी भी बोला जाता है। लेबर लॉ हैव बीन शेप्ड बिन द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। इंडिया हैज रेटिफाइड 47 आईएलओ कन्वेंशंस, जो उनके वेरियस कन्वेंशंस होते हैं, मींस वो लोग वेरियस रूल्स बनाते हैं, तो उसको रेटिफाई करते हैं कि मतलब उसको मान्यता देते हैं कि हाँ हम इस तरह के लोग रूल हमने यहाँ पे बनाए, जैसे फोर्स लेबर हो गया, या चाइल्ड लेबर हो गए, या कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, इक्वल रेम्यूनरेशन हो गया। तो ये सारी चीजें कि जो आईएलओ के जो प्रोविजंस है वो हमने अपने कानून में लाए। जैसे हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो ये आईएलओ से हमने ली थी कन्वेंशन से, कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, कि इट इज द प्रोविजन फॉर एडवोकेट वेंटिलेशन, सेफ्टी मेजर्स, वर्किंग आवर्स, वेलकर एम्यूनिटीज, ये सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट में आईएलओ से ली गई थी। उससे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अगर आप देखते हो तो ये आईएलओ की जो प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी आईएलओ से हमने ली थी। उससे प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क करता है रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉ से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड कितने भी प्रोविजन है सच में तो आईएलओ से निकल के आई है। तो इट्स बिकम्स वेरी इजी टू राइट एनी 10 to 15 पॉइंट्स, और फुल लेंथ के लिए आया तो 15 to 25 पॉइंट्स। मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 है वो भी इंस्पायर किया आईएलओ से, कि मिनिमम वेज फिक्सेशन, मशीनरी कन्वेंशन 26 का जो था उसे, ईच फेयर वेजेस ऑफ द वर्कर्स, वेरियस इंडस्ट्रीज, रिड्यूसिंग एक्सप्लॉयटेशन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस भी इससे ली गई थी। उधर से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जैसे रिफ्लेक्ट आईएलओ का रिकमेंडेशन और डिस्प्यूट रेसोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म लाइक कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, लेबर ट्रिब्यूनल्स, ये भी इससे निकल के आया था। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 जो है, कि इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100, और उसके बाद इंश्योर करता है इक्वल पे और इक्वल वर्क को रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर प्रमोशन। उसी तरह से बॉन्डर लेबर को शॉर्ट नोट आएंगे तो कोई भी अच्छे 10 और 20 15 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, इसलिए ये वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। उसी तरह से अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर्स, ये हम देखते हैं, जैसे इसमें कोअर्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रैक्टिस हो गया, अगर वर्कर एंड देयर यूनियंस में आल्सो एंगेज इन द अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, वो कैसे, जैसे फोर्सिंग वर्कर टू ज्वाइन और स्टे इन यूनियन, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के दायरे में आती है। और उसी तरह से यूजिंग थ्रेट, इंटिमिडेशन, वायलेंस अगेंस्ट नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आती है ट्रेड यूनियन और वर्कर द्वारा। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा कि जो एम्प्लॉयर है उससे क्या जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो सकती है, और ट्रेड यूनियन और वर्कर से क्या हो सकती है वो हम देख रहे हैं, जैसे कोर्सिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया, या इंडल्जिंग इन इलीगल स्ट्राइक, द स्ट्राइक विदाउट प्रायर नोटिस फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इज ऑल्सो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। इंगेजिंग इन स्ट्राइक ड्यूरिंग द कोलिशन, द कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चालू है तो भी ये उसके दायरे में आती है। तो वर्कर्स इन द पावर प्लांट इनिशिएट स्ट्राइक विदाउट फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर डिसरप्टिंग एसेंशियल सर्विसेज, दिस आल्सो कम्स अंडर द बॉयकॉट्स एंड पिकेटिंग, जैसे यूनियन जो है में ऑर्गेनाइज बॉयकॉट और पिकेटिंग इन वेज दैट ऑब्स्ट्रक्ट वर्कर्स विलिंग टू वर्क या डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, तो ये भी उसके दायरे में आती है। अनयूनियनाइज्ड वर्कर जैसे है ब्लॉक फैक्ट्री गेट, प्रिवेंटिंग रॉन्ग स्ट्राइक वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमाइसेस, दिस आल्सो कम्स अंडर दैट। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट, जैसे यूनियंस आर ऑब्लाइज टू ऑनर सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट हुए एम्प्लॉयर से, लेकिन अगर उसको ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, सच एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट शेड्यूल 5। तो यूनियन रिफ्यूजेस टू अबाइड बाय ए नेगोशिएशन एग्रीमेंट टू एंड द स्ट्राइक डिस्ट्रीब्यूट एसेंसेस, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि अनफेयर लेबर के एम्प्लॉयर के लिए देखें तो लीगल एक्शन, वर्क कैन फाइल ए कंप्लेंट, वर्कर कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द लेबर कोर्ट्स और द ट्रिब्यूनल, और पेनल्टीज होती है, एम्प्लॉयर में फेस फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस, और डैमेज ऑफ रिपुटेशन तो होती है, जैसे पब्लिक परसेप्शन बनता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में सफर इन दिस केसेस। उसी तरह से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वर्कर के लिए देखें तो लॉस ऑफ वेजेस, डिसिप्लिनरी एक्शन, लीगल लायबिलिटी, जैसे इलीगल स्ट्राइक कैन रिफ्यूज टू द वेज डिडक्शन, की उसका जो वेज काट लीजिए, उसका जो सैलरी काट सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है वर्कर के खिलाफ की, फेस टर्मिनेशन भी वो कर सकता है। तो मैकेनिज्म जो एड्रेस करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को, वो 3 इंपॉर्टेंट है, एक फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट है, दूसरा एडजुडिकेशन और रोल ऑफ द गवर्नमेंट भी इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी
एड्रेस कौन करेगा इसको, तो वर्कर यूनियन है। एम्प्लॉयर कैन फाइल ए कंप्लेंट with the labor court or industrial tribunal. Complaint may must be specify the unfair labor practices and provide the evidence supporting document. एडजुडिकेशन जो है इसका लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल इंस्टिगेट करता है कि कंप्लेंट एडजुडिकेट द मैटर, कोर्ट्स में ऑर्डर कंपनसेशन, रीस्टेटमेंट पेनल्टीज पेंडिंग ऑन द वायलेशन। रूल ऑफ द गवर्नमेंट अगर देखते हो इनिशिएट करता है इंक्वायरी टू वाइड स्प्रेड अनफेयर प्रैक्टिसेस, इंश्योर करता है ये कंप्लायंस को विद अवार्ड सेटलमेंट्स एंड लेबर रेगुलेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखे तो हिंदुस्तान लीवर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार फेमस केस था ये। नीड फेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉयर एक्शन, अपहेल्ड राइट ऑफ यूनियनाइज्ड वर्कर्स। भारत बैंक कंप्लायंस, इस तरह के एनी केस लो आप लिख सकते हैं, जैसे भारत बैंक का लिमिटेड एम्प्लॉय नॉन कंप्लायंस विद द सेटलमेंट अवार्ड अंडरमाइंड इंडस्ट्रियल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। चैलेंजेस जो है अनफेयर एड्रेसिंग लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को, जैसे वर्कर्स में बहुत बार लैक ऑफ अवेयरनेस होता है या उनका मिसकॉन्सेप्शन होता है, जहाँ पे वो सच्चाई पे चलते हैं तो भी अगर गलत लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं या गलत रास्ता रहते हैं तो उनके लिए वो नुकसानदेह होता है। अवेयरनेस कम है। डिले जस्टिस जो करता है लीगल प्रोसीडिंग, लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। पावर इम्बैलेंस करता है, जैसे कि इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर जो होती है इसमें टाइटेड विद द फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर, बहुत बार कलेक्टिव बार्गेनिंग में इसमें इशू हो जाती है। यूनियन का मिसयूज होता है बहुत बार, इन्फ्लुएंस इंगेजिंग कोर्स इलीगल एक्टिविटीज। तो जो चैलेंजेस है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोहिबिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इज के प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मोनी, सेफगार्ड वर्कर राइट्स, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये था पूरा आपका जो सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं। तो हमने जो है कि मॉड्यूल 3 पूरा किया, तो इसके बाहर का सिलेबस का जनरली कुछ नहीं आता। तो इस टॉपिक से अराउंड जो है हमेशा अगर देखा गया है तो अराउंड 20 to 35 मार्क्स जो है इस टॉपिक से आए हुए हैं। ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।